नमस्कार, पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रितेश मिश्र। आज पुरवैया क्राइम स्पेशल में सबसे पहले बात होगी कि किसे 23 साल के लंबे इंतजार के बाद उसे उसके गुनाहों की सजा मिली। बालू के काले कारोबार को भी दिखाएंगे। इसके साथ ही दिखाएंगे कहां पर शुरू हुआ अपहरण का दौर और क्यों रण क्षेत्र में तब्दील हुआ एक पार्क। तो चलिए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। रोजाना की तरह उस स्कूल में उस वक्त पढ़ाई हो रही थी। बच्चे क्लासरूम में बैठे हुए थे, लेकिन तभी स्कूल के भीतर मच गई सनसनी। जी हां, नालंदा के पीएल साहू स्कूल में यही हुआ। मामूली विवाद में एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, लेकिन क्या हुआ इसके बाद आप इस रिपोर्ट में देखिए। दिन दहाड़े स्कूल से अपहरण। वो हथियार से लैस थे, बंदूक की नोक पर स्कूल से उठा ले गए छात्र को। नालंदा का पीएल साहू हाई स्कूल। दोपहर के करीब 2:30 बज रहे थे। हमेशा की तरह स्कूल में गहमा गहमी का दौर था। छात्रों का कोलाहल था। कुछ छात्र क्लासरूम में पढ़ाई में मशगूल थे तो कुछ मैदान में खेलने में। इसी बीच हथियार से लैस चंद लोग घुसते हैं और बंदूक की नोक पर 9वीं क्लास के एक छात्र को उठाकर ले जाते हैं। जब तक कोई कुछ समझ पाता, उससे पहले ही सबके सामने दिन दहाड़े स्कूल से छात्र को अगवा किया जा चुका था। और 5 आदमी घुसा और परीक्षा एग्जाम दे रहा था लड़का, और उसको उठा के जबरदस्ती उठा के लेके चल गया। वो मना करते रह गई कि इसको मत ले जाइए स्कूल से, लेकिन वह जबरदस्ती मारते पीटते की तो लेके चल गया। छात्र के अपहरण की खबर सुनते ही स्कूल में छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया। आनन फानन में पुलिस पहुंची। डीएसपी और इंस्पेक्टर ने पहले छात्रों को शांत कराया और फिर शुरू हुआ छात्र के अपहरण की गुत्थी सुलझाने का दौर। पुलिस के माथे पर पसीने थे। चुनौतियां बड़ी थी। छात्र के बारे में पता लगाना टेढ़ी खीर साबित हो रहा था। लेकिन इसी बीच एक फोन आया और पुलिस अधिकारी के चेहरे पर राहत की लकीरें दिखने लगी। तो बचा गया। कहां पर? अच्छा, थाना पर लेके आई। अपहरित छात्र किसी तरह अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छूटकर निकलकर थाने पहुंचा। उसके बाद मामले का पूरा खुलासा हुआ। दरअसल सोहसराय थाना इलाके के लोहगानी गांव निवासी अवधेश यादव और उसके पड़ोसी शंकर यादव से गली में मिट्टी डालने को लेकर विवाद चल रहा है। इसी विवाद में जबरन समझौता कराने को लेकर शंकर यादव के बेटे सोनू ने अपने साथियों के साथ हथियार से लैस होकर पीएल साहू हाई स्कूल में परीक्षा दे रहे अवधेश यादव के बेटे सौरभ को अगवा कर लिया। फिर सौरभ को देवी सराय के पास ले जाकर मारपीट कर समझौते का दबाव कराने लगा। लेकिन किसी तरह सौरभ उन लोगों के चंगुल से भागकर फरार हो गया और थाने आ पहुंचा। फिलहाल सौरभ को इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस सौरभ के बयान के आधार पर छानबीन में जुट गई है। दीपक विश्वकर्मा, जी मीडिया, नालंदा। सोशल साइट्स हक हुकूक की आवाज बुलंद करने की एक माकूल जगह है, लेकिन रांची के एक शख्स को इस हक का इस्तेमाल करना भारी पड़ गया। उस शख्स ने अपने इलाके में गंदगी के फोटो सोशल साइट्स पर डाले थे, लेकिन उसका यही कसूर उसकी जान का दुश्मन बन चुका है। सोशल साइट की तस्वीर ने बढ़ाई आफत। गंदगी की तस्वीर पोस्ट पर बढ़ा विवाद। हो गई पिटाई और मिली गंभीर धमकी। मामला है झारखंड की राजधानी रांची के कोकर इलाके का। कोकर निवासी प्रदीप कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान पर जागरूकता दिखाई तो लेने के देने पड़ गए। सोशल साइट पर पोस्ट की गई गंदगी की तस्वीर पर बढ़ा विवाद, धमकी और मारपीट तक जा पहुंचा। प्रदीप ने अपने वार्ड में फैली गंदगी से परेशान होकर उसकी तस्वीरें सोशल साइट पर
पोस्ट कर दी। प्रदीप ने फैली गंदगी और स्वच्छता अभियान पर सवाल क्या उठाए, मानो आफत ही मोल ले ली। वार्ड पार्षद के पति अर्जुन यादव को सोशल साइट पर इलाके की गंदगी की तस्वीर पोस्ट करना बहुत ही नागवार गुजरा। वार्ड पार्षद के पति ने तस्वीरें पोस्ट करने के लिए प्रदीप कुमार के साथ मारपीट की और अंजाम भुगतने तक की धमकी दे डाली। विवाद इतना बढ़ा कि मामला मारपीट के बाद थाने तक पहुंच गया। स्वच्छ वातावरण में रखना चाह रहे थे। आज मतलब ये स्थिति आम जनता का कि घर से निकलना है तो बगैर कीचड़ का पार नहीं होता है। नाली जाम हो चुका है, पार्षद साफ नहीं करवा रहे हैं, सड़क नाली बन चुका है। हम लोग चाह रहे थे थोड़ा वार्ड साफ सुथरा रहे, अपना मोहल्ला, हम लोग भी इसी मोहल्ले में रहते हैं कोकर क्षेत्र में। हम लोग चाहते थे कि हमारा कोकर क्षेत्र साफ सुथरा रहे। और भारत के प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान 6 रखे थे, हम लोग उस अभियान के तहत हम लोग चाह रहे थे कि भारत के साथ साथ कोकर भी स्वच्छ हो। हर एक वार्ड में नाली की समस्या, रोड की समस्या देखते हुए हम लोग ने जनसंपर्क कार्यालय में फेसबुक द्वारा हल्ला बोल कार्यक्रम का आंदोलन छेड़ा, जिसमें बहुत ही वार्ड 8 की तस्वीर है, 9 की है, 7 की है, 10 की है, जिसके तहत जैसे ही फेसबुक में पार्षद जी के घर में देखे ये लोग तो मुझे बहुत ख़राब लगा। जैसे ही आज हम घर से निकले सुबह में तो हमें रोक के बोलते नेता बनता है, तुम लोग फेसबुक में फ़ोटो डाल रहे हो, वार्ड नंबर 8 का तस्वीर लिख रहे हो। हम तो वार्ड नंबर 8 का है तो वार्ड नंबर 8 ना लिखेंगे, 10 थोड़ा लिखेंगे। तो नहीं, तुम लोग क्यों लिख रहे हो, तुम लोग करवाना है तो विधायक से करवाओ, सांसद से करवाओ। हम लोग सभी से थे, देख के हार गए थे, एप्लीकेशन भी दिए थे। तो हाथ पकड़ के हाथ चला दिया, मारा भी और धमकी भी दिया कि तुमको मार देंगे जान से और तुम्हारे घर को कचरा का डंप बना देंगे। पेशे से टेम्पो चालक प्रदीप कुमार समाज के लोगों को जागरूक करने का भी काम करते रहते हैं। लोगों को सफाई के लिए प्रेरित करने और फैली गंदगी की ओर प्रशासन का ध्यान खींचने के लिए उन्होंने सोशल साइट पर तस्वीरें पोस्ट की। लेकिन वार्ड पार्षद के पति अर्जुन यादव को ये तस्वीरें म्युनिसिपैलिटी के कामकाज की नाकामी जगजाहिर करने वाली लगी और इसी बात पर भड़के अर्जुन यादव ने प्रदीप पर अपने रसूख की धौंस दिखाई। तो वहीं दूसरी तरफ वार्ड पार्षद संगीता देवी पूरे मामले में प्रदीप और उनके दोस्त कन्हैया को दोषी ठहराते हुए गंभीर आरोप भी लगा रही हैं। पति मेरा कुछ नहीं किया। वार्ड कार्यालय में पार्षद हम हैं, वार्ड कार्यालय में हम बैठते हैं, 6:30 बजे हम खोल के बैठते हैं। मेरा सुपरवाइजर आता है, मेरा ये क्या बोलते हैं लेबर लोग आता है, लेबर लोग को हम भेजते हैं। आपको जानकारी लेबर लोग से भी लेना है तो ले लीजिए और मेरे सुपरवाइजर से भी ले लीजिए। आप तो जब से जीते हैं उन्होंने निशाने पर ले रखा है, कोई पुरानी दुश्मनी, कोई कारण? कोई पुरानी दुश्मनी नहीं, बस वही है कि पार्षद कैसे बन गई, उनको जलन फील हो रहा है, कैसे बन गई, क्या गलत क्यों नहीं। वो बोलते हैं कि आप नहीं काम करने लगा है, कैसे काम कीजिए, हम करेंगे। मेरे वार्ड में कैसे घुस के वो काम कर लेंगे? मेरा वार्ड है, हम जीत के आए हैं, हम हैं पार्षद, कैसे मेरे वार्ड में काम करेंगे? आपका वार्ड का हाल क्या है? मेरा वार्ड का हाल मेरे हिसाब से सही है। हम अपने वार्ड से तो काम करवा ही रहे हैं, मेरे जब नगर निगम से लेबर आते हम काम करवा ही रहे हैं। ये मामला अपने आप में अनोखा है क्योंकि सोशल साइट पर शुरू हुए झगड़े अमूमन थाने तक नहीं पहुंचते। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और उचित कार्रवाई भी की जाएगी। नाकामी उजागर करने और सच को सामने लाने पर धौंस पट्टी दिखाकर किसी को धमकाना एक संगीन अपराध है। समय की जरूरत है कि पुलिस ऐसे लोगों को कानूनी पाठ अच्छे से पढ़ाए ताकि फिर वो ऐसी जुर्रत ना कर सकें। सन्नी शारद, जी मीडिया, रांची। तो ये है हमारे जनप्रतिनिधियों का असली चेहरा। बहरहाल पुरवैया क्राइम स्पेशल में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। और अब बात करते हैं बालू के काले कारोबार की। तो बालू माफिया लगातार प्रशासन को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। तमाम कानून हैं पर काले कारोबारी को मानो किसी का खौफ ही नहीं है। शायद इसीलिए जारी है ये गैर कानूनी गोरख धंधा। नहीं थम रहा बालू का काला कारोबार। माफियाओं के शह पर बालू का अवैध उत्खनन। रोक के बावजूद भी हो रहा
धंधा, शिकंजे में बालू कारोबारी। पुलिस ने जब्त किए बालू से भरे 7 ट्रक। बालू जिसके बगैर आशियाने की कल्पना तक नहीं की जा सकती, जिसके व्यापार से सरकार को मोटे राजस्व की भी प्राप्ति होती है। लेकिन अब इसी बालू पर माफियाओं की नजर पड़ चुकी है। जिस बालू के नाम पर न सिर्फ बिहार झारखंड बल्कि यूपी में भी करोड़ों के वारे न्यारे हो गए, जिस बालू के नाम पर बिहार झारखंड की सरकारें तक हिल गईं, जिस बालू के अवैध धंधे ने कितने ही लोगों की जान तक ले ली, इसके बावजूद भी बालू का अवैध कारोबार अभी भी धड़ल्ले से जारी है और तमाम रोक के बावजूद भी बालू घाटों से अवैध उठाव अभी भी जारी है। मामला है पाकुड़ से, जहां पर पुलिस ने छापा मारकर बालू से भरे 60 ट्रकों को जब्त किया है। लेकिन किसके हैं ये ट्रक, कहां जा रहे थे ये ट्रक, ये सवाल पुलिस के लिए चुनौती है, क्योंकि इन ट्रकों के चालक और खलासी भागने में सफल रहे। रोक भी जिले में है पूरे तरीके से बालू के उठाव पर, और इसके बावजूद अवैध तरीके से जो है मुख्य रोड से न ले जा करके अंदर गांव से होकर के जो है ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। सूचना के आधार पर पाकुड़ जिले के मुफस्सिल थाना अंतर्गत अंजना इसाकपुर रोड पर 7 बालू से लदे हुए ट्रक जो है जब्त किए हैं मुफस्सिल पुलिस ने, और 7 ट्रक को जब्त करके जो है FIR दर्ज की जा रही है गाड़ी मालिक और गाड़ी के ड्राइवर्स के खिलाफ। गाड़ी के ड्राइवर्स जो है भागने में कामयाब रहे। बालू के अवैध कारोबार से न सिर्फ सरकार के राजस्व को भारी क्षति है, बल्कि इससे नदियों को भी बड़ा खतरा है, क्योंकि इसके अवैध उत्खनन से नदियों का गाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। झारखंड में माफियाओं का किसी का भी डर नहीं रहा, तभी तो तमाम रोक के बावजूद भी बगैर नीलामी के इस गोरख धंधे को अंजाम दे रहे हैं। जाहिर सी बात है कि बगैर राजनीतिक और प्रशासनिक सरपरस्ती के इस काले धंधे को अंजाम नहीं दिया जा सकता। बालू घाट तो क्या, यहाँ कोयला और माइंस, कोयला और आयरन ओर का माइंस भी बंद हो जाना चाहिए। ग्रीन ट्रिब्यूनल के माध्यम से ग्रीन ट्रिब्यूनल को ये भी संज्ञान में लेना चाहिए कि आज इन माइनिंग के माध्यम से इस राज्य का पर्यावरण कितनी बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है, जल जंगल जमीन किस तरीके से प्रभावित हो रहे हैं, इस पर भी ग्रीन ट्रिब्यूनल को संज्ञान लेना चाहिए। जिस बालू के नाम पर आए दिन झारखंड में विपक्ष हंगामा करता रहता है, जिसके नाम पर सरकार तक हिल जा रही है, तमाम रोक के बावजूद भी बालू का अवैध कारोबार झारखंड में लगातार जारी है। लेकिन यह बताने के लिए काफी है कि बगैर किसी के सरपरस्ती के ऐसे धंधों को अंजाम भी नहीं दिया जा सकता। सोहन, जी मीडिया, पाकुड़। जुबली पार्क जमशेदपुर के सबसे खूबसूरत इलाकों में शुमार किया जाता है। वहां लोग तफरीह करने भी पहुंचते हैं, लेकिन जुबली पार्क मनचलों के लिए छेड़खानी करने की मुफीद जगह भी अब बन चुकी है। जब भी लड़कियां पहुंचती हैं, मनचले भी मौजूद हो जाते हैं। मगर इस बार मामला जरा उल्टा पड़ गया। एक ने छेड़खानी की गलती की और उस पर बरस पड़े लात और घूसे। 1 2 3 4 5 लात घूसे हाथ सब बरस रहे हैं। अरे कोई रोको भाई, आखिर माजरा क्या है? मंगलवार को जमशेदपुर के जुबली पार्क की ये तस्वीर जिसने भी देखी, सबके जहन में यही सवाल उठा, आखिर क्या है माजरा? क्यों एक युवक पर 3-4 लड़के दे दनादन बरसा रहे हैं? पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन पहले तस्वीर देखिए। दरअसल जिस युवक की पिटाई की जा रही है, उस पर एक युवती के साथ छेड़खानी का आरोप लगा है। बताया जाता है कि एक युवती पार्क में घूमने पहुंची थी, तभी वहां मौजूद कुछ मनचलों ने छेड़खानी शुरू कर दी। लड़की ने इसका विरोध किया
और मदद के लिए आवाज लगाई। पार्क के पास से गुजर रहे कुछ छात्रों की नजर जब छेड़खानी पर गई तो मानो मंचलों की शामत आ गई। फिर क्या था, छात्रों ने छेड़खानी कर रहे मंचलों को दड़ा दड़ा कर पीटना शुरू कर दिया। लड़की को छेड़ा, सुनिए, कोई लड़की को बोल रहा था, हम लोग बोले उसको तो बोल रहा है कि कहा तेरा बहन लगती है, किसी को भी ऐसे छेड़ देगा बिना मतलब का, ऐसा बोलो ना, किसी का तो माँ बहन है। कौन लड़की छेड़ रहा था लड़का? हाँ, वो दोनों जो था, कहाँ का था ही मालूम, बैठी हुई थी, हाँ बैठी हुई थी आगे। इस पूरी घटना में हैरत की बात यह रही कि शहर का सबसे बड़ा पार्क और वहाँ कोई सुरक्षा कर्मी नहीं। मुकेश मिश्र, ज़ी मीडिया, जमशेदपुर। और यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। रोजाना की तरह बोकारो की वो दोनों लड़कियां घर से निकले थे जिंदगी को बदलने की उम्मीद लेकर, लेकिन इससे पहले कि घर वापस लौटने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। दोनों लड़कियां बीच राह से लापता हो गईं। कहां गईं दोनों, किसके चंगुल में फंस गईं दोनों, किसी को कुछ भी मालूम नहीं है। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। डर है कि ये खौफ कहीं जिंदगी भर का जख्म न दे जाए। मालूम नहीं था कि वो घर से निकलेंगी तो फिर उन्हें वापस लाने के लिए दर दर यूं भटकना पड़ेगा। अभी उनकी उम्र ही क्या थी, लेकिन ये उम्र ही इन दो परिवारों के लिए दर्द का सबब साबित हो रही है। बोकारो में रहने वाले ये दो परिवार अपनी लड़कियों के अचानक गायब हो जाने के बाद पुलिस से गुहार लगा रहे हैं। इंटर में पढ़ने वाली सविता कुमारी और बीए पार्ट 1 की छात्रा वंदना कुमारी पिछले 12 फरवरी से लापता हैं और अब तक कोई भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग सका है। सुबह 9:30 बजे कॉलेज के लिए निकले हैं। दो लड़की थे, एक के साथ जाते हैं एक साथ आते हैं। तो बोले पापा जी को हमारा ये है, हमको आज जाना है, हम जाते हैं 1 बजे निकल जाएंगे। तो ठीक है सर। तो वो जैसे कि कॉलेज 2 बजे तक हुआ, 2 बजे के बाद फिर नहीं आया। थाने वाले के पास गए, थाने वाला के पास जब 12 तारीख को गए रात को, तो मैं ठीक है हम निकालेंगे। तो फिर सुबह 13 तारीख को FIR करवाया। 13 तारीख के बाद देखिए कोई सुनवाई नहीं हुआ अभी तक। फिर 18 तारीख को फिर करवाया, उसमें भी कुछ सुनवाई नहीं हुआ। तो फिर SP जी के पास आया, SP जी के पास बोल के उनको भी दिए रिपोर्ट करना। बोल ठीक है हम थाना प्रभारी को पूछते हैं क्या क्या नहीं है। कितना दिन से आपकी लड़की 20-22 दिन हो गई है अभी तक। घर का परिस्थिति बहुत बुरा हाल है। मेरा वाइफ का अभी तक 2 दिन 3 दिन पानी चढ़ा है, खूब बुरा हाल है। तो 27 तारीख को शादी था, वो तो टूट ही गया किसी तरह। 27 तारीख को शादी हम लोग सास खरीदी वाले बेचने वाले हैं, किसी तरह जुगाड़ किए थे। कहा जा रहा है कि ये दोनों छात्राएं नाबालिग हैं और सविता की तो शादी भी तय कर दी गई थी, लेकिन सनसनीखेज तरीके से उसके गायब होने के बाद परिवार का हर अरमान टूट गया। सविता के पिता सब्जी बेचकर परिवार का पेट पालते हैं, लेकिन अब काम धंधा छोड़कर बेटी की तलाश में दिन रात एक करने पर मजबूर हैं। गायब छात्रा वंदना के पिता को भी अनहोनी की आशंका अब सताने लगी है, लेकिन अब गुहार लगाने के सिवा इन दोनों परिवारों के पास कोई चारा नहीं बचा है। वो मेरा लड़की कॉलेज गया था 12 तारीख के डेट में, मतलब 9:30 बजे घर से निकला है और 2 बजे कॉलेज छुट्टी हुआ। कॉलेज से निकालने के बाद वो गायब है, अभी तक उसका न पता है, अभी तो कोई पता नहीं मिला 12 तारीख का डेट से। उसके बाद हम लोग शाम को रात को 8:30 बजे थाना में भी गए, चास थाना में। वहाँ तो इंस्पेक्टर साहब का FIR भी किया है, जो बोला इन लोग का ये कर लेते हैं, वो लोग लड़का वाला को घर भेज देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर दूसरा दिन हम लोग को थाना लिख के दिए कि
चास थाना में। तो उसके बाद बोला नहीं FR कर दीजिए आप लोग। 18 तारीख के डेट में केस FR भी किए हैं। उसके बाद SP साहब मैडम से भी मिले हैं, लेकिन SP साहब बोला अच्छा ठीक है देख रहे हैं, 2-4 दिन 10 दिन ऐसे टाइम लगता है, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं मिला, ना सुराग अभी तक कुछ मिला। 12 फरवरी को आखिरी बार सविता और वंदना बोकारो के चास स्थित कॉलेज में नजर आई थी। कॉलेज दोनों लड़कियां पहुंची भी थी, लेकिन कॉलेज से वापस आने के दौरान दोनों बीच रास्ते से ही गायब हो गई, घर नहीं पहुंची। हालांकि 18 फरवरी को चास थाने में इन दोनों लड़कियों के गायब होने का मामला भी दर्ज करा दिया गया, लेकिन 20 दिनों के बाद भी सविता और वंदना ढूंढ निकालना पुलिस के लिए चुनौती बन चुका है। अब परिवार वालों के लिए बोकारो पुलिस एकमात्र उम्मीद की किरण है। जाहिर है कि पुलिस पर यकीन करने के अलावा कुछ और कर भी नहीं सकते। पुलिस दावा कर रही है कि दोनों लड़कियों को जल्द ढूंढ निकाला जाएगा। उसमें तो पुलिस का केस रजिस्ट्रेशन हुआ है और उसमें तो पुलिस खोजबीन कर रहे हैं, और उसमें 2 लड़के लोग उनके साथ में जो गए थे, तो दोनों 16-17 ईयर्स का बच्चे लोग बता रहे, मतलब लड़की लोग बता रहे हैं, मगर BSc सेकेंड पार्ट में है, तो लड़का लोग भी उसी में है, तो खोजबीन हो रहा है। पुलिस कह रही है कि लड़कियों की खोज खबर के लिए दूसरे राज्यों की पुलिस से भी संपर्क किया जा रहा है। पुलिस ने सविता और वंदना को ढूंढ निकालने के लिए रणनीति भी तैयार कर रखी है, लेकिन फिलहाल नजरों से अपनी बेटियों को दूर जानकर 2 माँ लगातार बिलख रही हैं। बेटी के बगैर एक एक दिन इनका भारी गुजर रहा है। झारखंड में यूं भी मानव तस्करों के लिए मुफीद इलाका है। बेटियों के लिए खतरे तमाम हैं। सविता और वंदना के लिए घर वाले सुरक्षित रहने की दुआ ही कर सकते हैं। मृत्युंजय मिश्र, जी मीडिया, बोकारो। और इसी के साथ पुरवैया क्राइम स्पेशल में आज बस इतना ही, लेकिन आप रहिए सावधान, क्योंकि जुर्म कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।